हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, द ब्रदर ऑफ द ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर ओशो. ही इज अ ल्यूमिनस बीकन ऑफ द ओशोज टीचिंग. उनकी वाणी में ओशो के संदेश की गहराई और उनके जीवन में ध्यान की शुद्धता स्पष्ट झलकती है. कुछ कारणों की वजह से स्वामी शैलेंद्र सरस्वती आज हमारे बीच मौजूद नहीं रह पाए, पर ऑनलाइन माध्यम से वह हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे. I would now request Swami Shailendra Saraswati to please share his words of wisdom. हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे. I would now request. भावनगर के सभी भावपूर्ण व्यक्तियों को मेरे भावपूर्ण हृदय से प्रणाम. एक छोटे से गीत से आरंभ करता हूँ. सब कुछ है फिर भी कुछ खो रहा है आदमी. सब कुछ है फिर भी कुछ खो रहा है आदमी. होना था क्या, क्या हो गया है आदमी. इस तरफ कुआं और उस तरफ खाई है. धार पे तलवार की चल रहा है आदमी. जितना सुलझाओ उतना ही उलझ जाता है. जितना सुलझाओ उतना ही उलझ जाता है. धागों के गुच्छे सा हो गया है आदमी. दूर से लुभाता और पास से चुभाता है. कैक्टस के झाड़ सा हो गया है आदमी. जिंदगी तो बस यूं ही नाम की है जिंदगी. अनचाहे बोझ सी ढो रहा है आदमी. सब कुछ कर सकता है चाहे जो बन सकता. आदमी भर हो नहीं पा रहा है आदमी. आदमी भर हो नहीं पा रहा है आदमी. ये कैसी दुर्घटना सारी पृथ्वी पर घट गई है कि आदमी बस आदमी नहीं हो पा रहा और न जाने क्या क्या बन जाता है. मनुष्य जाति का इतिहास उठा के देखें, किसी भी देश का, किसी भी जाति का, सिवाय युद्ध 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 और खून खराबा के और कोई कहानी है ही नहीं. जैसे हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बस दूसरों को सताना है, खून खराबा करना है. इसका जिम्मेवार कौन है? निश्चित रूप से अगर फल खराब आए हैं तो इसका उत्तरदायित्व तो बीज पर जाता है. किस प्रकार के बीज बोए गए थे? शिक्षा हमारे भीतर विचारों के, संस्कारों के बीज बोती है. अगर उन बीजों में कहीं कोई भूल चूक है तो निश्चित रूप से फिर कड़वे फल आएंगे. पिछली सदी आज तक की सभी सदियों में सबसे ज़्यादा सुशिक्षित सदी थी. और पिछली सदी में आप जानते हैं 2 भयंकर विश्व युद्ध हुए. और 21वीं सदी में अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वह अंतिम और आखिरी होगा, क्योंकि उसमें कोई बचेगा ही नहीं चौथा युद्ध करने के लिए. जीवन मात्र नष्ट हो जाएगा. इस सब का जिम्मेवार कौन है? निश्चित ही किसी गलत आधार पर, किसी गलत बुनियाद पर शिक्षा प्रणाली खड़ी हुई है. हजारों साल से हमें वही विचार, वही संस्कार हमारे खून में जहर घोल रहे हैं और उसके परिणाम हम देखते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले बरस 15,000 स्टूडेंट्स ने 1 साल के भीतर हमारे देश में सुसाइड किए. इसके पहले के फिगर आपको बता दूं, आज से 25 साल पहले करीब 5,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था और आज से 50 साल पहले 2,000 स्टूडेंट ने किया था. कितनी तीव्र गति से सुसाइडल रेट आगे बढ़ता जा रहा है. क्या हम चौंकेंगे नहीं, जागेंगे नहीं कि कुछ गलत हो रहा है? हमने बच्चों को इतना तनावग्रस्त कर दिया, इतना गंभीर कर दिया कि वो जीने की बजाय मर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं. याद रखिए, एक बेहतर मनुष्य, एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता है. सही सही बीज बोने होंगे. तो एक नज़र हम देखें कहाँ कुछ भूल चूक हो रही है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कौन सी त्रुटियां हैं और ओशो हमें कहाँ इशारा करते हैं, कैसे उसको सुधार सकते हैं. सबसे पहली बात, सूचनाओं का भंडार, हमारा मन स्मृति आलय, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जिसको झेलने के लिए वो बना भी नहीं है. मनोवैज्ञानिकों ने एक अन्वेषण किया था कुछ साल पहले कि आज से 500 वर्ष पहले एक मनुष्य को जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी दिन भर में, आज के सुशिक्षित महानगर में रहने वाले व्यक्ति को उससे 500 गुनी ज़्यादा सूचनाएं मिलती हैं. इनमें से 99.9% बिल्कुल व्यर्थ, अनुपयोगी हैं, लेकिन वो सिर पे बोझ तो बढ़ता चला जा रहा है.
क्या किया जाए? याद रखिएगा, हम जिसको स्मृति कहते हैं वह एक यांत्रिक मैकेनिकल चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद यह बात और सुस्पष्ट हो गई। भविष्य में मनुष्य जो काम करता था अपनी बुद्धि से, उससे ज़्यादा गुना, हजारों गुना ज़्यादा अच्छे ढंग से रोबोट्स कर पाएंगे, ऑलरेडी करने लगे हैं। बच्चों के ऊपर स्मृति का बोझ डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उनके भीतर मौलिक सोच कैसे पैदा हो, उसका वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। भीतर से कुछ आए। एक टंकी में हम पानी भरते हैं या कुएं में से हम पानी खींचते हैं, ये दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। चाहे देखने में कुआं और टंकी एक से लगें। गलत बुनियाद शिक्षा की जो है वो है तुलना, कंपैरिजन। हम एक दूसरे से तुलना सिखा रहे हैं और इससे शुरुआत होती है फिर प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, जो अंततः हिंसक रूप ले लेती है और हमारे भीतर ईर्ष्या और द्वेष की भावना पैदा करती है। वो बच्चे कहते ज़रूर हैं कि हमारे सहपाठी हैं, मित्र हैं, मगर ये मित्र हो कैसे सकते हैं? इन्हीं से तो सारी दुश्मनी, इन्हीं को तो पीछे पछाड़ना है। द्वेष के बीज बड़ी छोटी उम्र से, जो केजी स्कूल में बच्चे प्ले स्कूल में आ रहे हैं, उनके बीज हमने भर दिए हैं। इसमें माता पिता और पूरे शिक्षा संस्थान दोषी हैं और बचपन से यह बीज भर दिया गया है। फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे इसके अंदर से कोई मौलिक, अतुलनीय, असाधारण बात पैदा हो? हर बच्चे को हमें सिखाना होगा कि तुम अतुलनीय हो, तुम असाधारण हो, यूनिक हो। तुम्हारे जैसा बच्चा आज तक न हुआ है, न है और न कभी होगा। किसी से तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तुलना करते हैं तो दो प्रकार की मानसिक ग्रंथियां पैदा होती हैं। कुछ लोग अहंकार से भर जाते हैं और कुछ लोग हीनता ग्रंथि से, कुछ महानता ग्रंथि से। दोनों ही मानसिक विकृतियां हैं। ये मनुष्य की स्वस्थ दशा नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक टेड टॉक में देख रहा था जिसके कोई 5 करोड़ व्यूअर्स अभी तक हो चुके हैं, और उसमें जिस साइकोलॉजिस्ट ने प्रस्तुत किया है अपनी डाटा सहित, उसका कहना है स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। हमारी पाठशालाएं, हमारे विद्यालय बच्चों की सृजनात्मकता को नष्ट करते हैं। होना इससे उल्टा चाहिए कि सृजनशीलता को, रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा दें, और किसी एक दिशा में नहीं, भिन्न भिन्न दिशाओं में, चाहे वो संगीत हो, चाहे मूर्तिकला हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे नृत्य हो, चाहे गायन हो, या और नई नई चीज़ें भविष्य में आती चली जाएंगी। सिर्फ बौद्धिक स्मृति का बोझ न बढ़ाएं, कुछ सृजनशील व्यक्ति को बनाएं। फिर मैं आता हूँ अगला बिंदु, मनुष्य केवल मन ही नहीं है, उसके पास हृदय भी है, और हमारा जीवन विचारों से कम भावनाओं से ज़्यादा संचालित होता है। मैंने आरंभ में आपको नमन करते हुए कहा, भावनगर के भावपूर्ण व्यक्तियों, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से भावनगर में भावपूर्ण लोग रहते होंगे, तभी यह सुंदर घटना वहाँ घट रही है कि साल भर के अंदर दूसरी जगह ओशो चेयर की स्थापना हो रही है। तो खूब अच्छे से इस बात का ख्याल रखें कि अपने विद्यार्थियों के भीतर उनके हृदय की सद्भावनाओं को जगाना है, ऐसा माहौल तैयार करना है। ये कोई पढ़ाई लिखाई से, इसके बारे में टेक्स्ट बुक बनाने से कुछ नहीं होगा। ऐसा वातावरण, ऐसा परिवेश बनना चाहिए कि बच्चों के भीतर छिपी हुई प्रतिभा प्रकट हो सके, उनका स्वधर्म विकसित हो सके। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि परधर्म में जीने की बजाय स्वधर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है। अद्भुत है यह वचन। स्वधर्म अपने अपने ढंग से जियो। हम सबको एक पैटर्न में ढालने की कोशिश ना करें, यह हमारी शिक्षा प्रणाली की बड़ी भूल है। हम सबको वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे कि वो बच्चा के अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है, वह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए छोटे छोटे बच्चों का कि वो क्या कर सकते हैं, और उसी रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विशेषकर हृदय की भावनाओं के बारे में मैं कहना चाहूँगा, प्रेम की भावना, मैत्री की भावना, भाईचारे की भावना, प्रेम, दया और करुणा की भावना विकसित हो, ऐसा माहौल तैयार किया जाए। निश्चित रूप से वहाँ प्रतियोगिता नहीं होगी, एक दूसरे से तुलना नहीं होगी। एक छोटी सी घटना ओशो के प्रवचन से मुझे याद आती है। एक कहानी वे कहते हैं कि किसी ऋषि के गुरुकुल में 3 विद्यार्थी थे। तीनों के रिटन एग्जामिनेशन हो चुके थे, मौखिक एग्जामिनेशन भी हो चुके थे।
गुरु ने कहा कि एक परीक्षा और बाकी है, उसके बाद मैं प्रमाण पत्र दूंगा और तुम घर जा सकते हो। वे तीनों इंतजार करने लगे, अब कौन सी परीक्षा होगी? जो जो पढ़ाया था वो सब पूछा जा चुका है, उसमें वे उत्तीर्ण हो चुके हैं। काफ़ी दिन बीत गए, उन विद्यार्थियों को लगा कि शायद गुरुजी भूल ही गए परीक्षा लेना। फिर एक दिन उन्होंने प्रमाण पत्र भी दे दिए और कहा कि अब तुम लोग घर जा सकते हो। वे तीनों विद्यार्थी जाने लगे, बड़े खुश थे कि एक परीक्षा कोई रह गई, गुरुजी लेना भूल गए और हमको पास का उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दिया। जब वे जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, संध्या का वक्त हो चला था, वहाँ पर उन्होंने देखा कि पगडंडी पर कुछ कांटे, कटीली झाड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं। एक विद्यार्थी ने तो लंबी छलांग मारी और वो उन झाड़ियों को उस पार चला गया। दूसरे युवक ने एक शॉर्टकट निकाला, उस साइड से निकला और वृक्षों के बीच में से होता हुआ आगे पगडंडी पर आके फिर मिल गया। तीसरे युवक ने सोचा कि अब शाम का समय हो गया है, मेरे पीछे हो सकता और भी कोई लोग आते हों, इन कटीली झाड़ियों को यहाँ से हटा दूँ। उसने वो पूरा रास्ता साफ किया, कोई 10 मिनट उसको लगे। उसके 2 मित्र उसको मना भी कर रहे थे, क्यों समय खराब कर रहे हो, रात हुई जा रही है, हमें अपने गांव पहुंचना है, अंधेरा हो जाएगा। उसने कहा नहीं, देखो हम तो शाम का समय था, हमने देख लिए कांटे हैं, कोई और आता होगा उसको तो दिखाई भी नहीं देंगे, इसलिए इनका साफ करना जरूरी। उसने पूरी पगडंडी साफ की, फिर वे तीनों जाने लगे। तभी अचानक झाड़ियों में छिपे हुए उनके गुरुजी बाहर निकले। उन्होंने कहा कि जिस युवक ने कांटे हटाए हैं वो अपने घर जा सकता है, वो पास हो गया, बाकी के 2 लौट चलो, तुम्हारा प्रमाण पत्र वापस करो, तुम पास नहीं हुए। यदि तुम्हारे भीतर करुणा नहीं जाग सकी तो मैंने तुम्हें जो पढ़ाया लिखाया वो सब व्यर्थ गया, वापस चलो, अभी और पढ़ाई करनी होगी। अभी रमन जी ने कोट किया ना, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और अगली बात भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कह दी कि 2.5 आखर ध्यान का पढ़े सो प्रेमी होए। ओशो की पूरी देशना इन 2 बिंदुओं पर आधारित है। तो ये शिक्षा के अंग बने, प्रेमपूर्ण, करुणापूर्ण बच्चे पैदा हो सकें, इसके साथ साथ ध्यानपूर्ण, शांत, प्रसन्न, अपने आप में आनंदित ऐसे विद्यार्थी जन्म सकें। तो अभी जिस प्रकार बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और उनकी दर प्रति वर्ष बढ़ती चली जा रही है, इसका ठीक उल्टा हो सकता है। आत्महत्या की जगह आत्मज्ञानी स्कूल और कॉलेजों से पैदा होने चाहिए। क्यों बच्चे आत्महत्या करें? कभी कभी मुझे सीन दिखाई देता है, स्कूल की घंटी बजी और बच्चे निकल के भागे, उनका भागना और चिल्लाना और हंसी खुशी की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे किसी जेल के द्वार खोल दिए गए हों और कैदी भाग निकले हों। इसका मतलब हम उनको कितना तंग कर रहे थे 5-6 घंटे स्कूल में, कॉलेज में बिठा के। होना तो ऐसा चाहिए कि बच्चे खुशी खुशी तरसें इस बात के लिए कि कब हम स्कूल जाएं। ऐसा माहौल होना चाहिए कि वो अपने माता पिता से कहें कि जल्दी चलो, देर हुई जा रही है, मुझे जल्दी से छोड़ के आओ, स्कूल इतना अच्छा लगे, स्कूल स्वर्ग जैसा हो। ये तभी होगा जब वहाँ भावपूर्ण चीज़ें हों, जब वहाँ ध्यानपूर्ण, शांत, आनंदपूर्ण माहौल हो, गंभीरता नहीं बल्कि लीलापूर्ण, नॉन सीरियस। तब बच्चे तनावग्रस्त नहीं होंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि पुराने जीवन के मूल्य खंडहर हो चुके हैं और वह खंडहर ध्वस्त होने के करीब है, लगभग गिर चुका है। हम एक संक्रमण काल से, ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं, जहाँ पुरानी सारी वैल्यूलेस हो गई हैं और नए कोई जीवन के मूल्य खड़े नहीं हुए। ओशो की शिक्षा विश्वविद्यालय में, विद्यालय में जुड़ने से एक नई चीज होगी, नए मूल्य निर्धारित होंगे, कुछ पाने योग्य है। हमें अपने जीवन में अपने आप को बदलना है, प्रेम और स्वतंत्रता दोनों का सम्मान करना है, शांत होना है, निर्विचार जागरूकता में डूबना है, समाधि को पाना है, ब्रह्म को पाना है, परमात्मा को जानना है। उच्चतर मूल्य खड़े होंगे और तब हम पाएंगे उन्हीं के अनुसार हमारी चेतना विकसित होने लगती है। तो हृदय की भावनाओं का विकास, दूसरा चेतना का विकास, चेतना की उन्नति। हम कॉन्शसनेस से सुपर कॉन्शसनेस की तरफ चलें। ओशो उसी को ध्यान कहते हैं।
वर्तमान शिक्षा प्रणाली परंपरागत रूढ़िवादी विचारों और संस्कारों का पोषण करती है, उन्हीं को नई पीढ़ी को पहना देती है, उड़ा देती है। सावधान, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे विद्रोही हों, स्वतंत्र विचार वाले हों, मौलिक चिंतन मनन कर सकें, तब हमें पुरानी रूढ़ियों को लादने की कोशिश बंद करनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली समाज की, देश की जो स्टेटस को है, जैसा है वैसा ही रखने में मददगार साबित हो रही है। अगर हम चाहते हैं कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो, विश्व शांति हो सके, एक विश्व सरकार हो सके, रंग भेद, जाति भेद, राष्ट्र भेद, भाषा के भेद मिट सकें, तब निश्चित रूप से शिक्षा में क्रांति लानी होगी। बहुत प्रकार की क्रांतियां पहले हो चुकी हैं, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति और न जाने क्या क्या, लेकिन आदमी का दुख नहीं मिटा, आदमी का संताप और तनाव नहीं मिटा, सो नहीं मिटा। एक क्रांति अभी तक नहीं हुई, और वो है शिक्षा जिन बुनियादी स्तंभों पर खड़ी है उनको बदला जाए। वो जहरीले तत्व हैं, उनको बदला जाए, और तब हम पाएंगे सारी मनुष्य जाति बदल गई। अदरवाइज आप जानते होंगे, एक मेडिकल डॉक्टर के रूप में आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन की बीमारी पेंडेमिक की तरह, विश्वमारी की तरह सारी दुनिया में फैलती जा रही है, बड़े से बड़ा रूप लेती चली जा रही है। जितना शिक्षित आदमी उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ उसका झुकाव होता जा रहा है। जैसे जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की गिनती बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे पागलखानों की गिनती बढ़ती जा रही है, मनोरोगियों की गिनती बढ़ती जा रही है, जेलों की, कैदियों की गिनती बढ़ती चली जा रही है। अगर आप तीनों का ग्राफ खींचें तो आप पाएंगे सब एक प्रपोर्शन में जा रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं कोई बड़ी भारी भूल हो रही है, और यह विचारणीय है कि ओशो ने जो क्रांति की बातें शिक्षा के बारे में सुझाई हैं, उनको लागू किया जाए। और मैं आप सबके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो आपने अपने कॉलेज में ओशो चेयर की स्थापना करके एक नया सूत्रपात किया है। अभी बात बहुत छोटी सी है, लेकिन ये बात बहुत आगे बढ़ेगी। गंगोत्री में जहाँ गंगा निकलती है छोटे से गौमुख से, वहाँ देख के भरोसा नहीं आता कि यही आगे जाके विशाल नदी बनेगी। अमेज़न रिवर के मूल उद्गम पे 1 मिनट में कुल 3 बूंद पानी गिरता है, हर 20 सेकंड में 1 बूंद, अंत में दुनिया की सबसे बड़ी नदी बनती है। ठीक ऐसे ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण मनुष्य जाति में होने वाला है, उसके बीजारोपण आपके कॉलेज से हो रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और एक मनुष्य जाति के स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय ओशो।